आज बस्तर पुलिस के लिए अपना पीठ थपथपाने का दिन है और माओवादी संगठन के लिए चिंता वाला दिन है और साथ ही साथ आपके लिए सोचने के लिए भी एक बड़ा विषय है माओवादी संगठन को लेकर और उनकी चल रही कार्यवाही और उनके कमज़ोर पड़ते या मजबूत पड़ते संगठन के दावों के बीच आपके सोचने के लिए एक बड़ा विषय है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज बस्तर पुलिस के लिए पीठ थपथपाने वाला दिन है। ये इस बात का जिक्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज बीजापुर में एक माओवादी ने सरेंडर किया है अपनी गर्भवती पत्नी के साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि बस्तर में आए दिन लगभग रोज़ ही माओवादियों का समर्पण होता है, तो आज ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई। आज दरअसल जिस माओवादी ने बीजापुर में सरेंडर किया है, ये झारखंड रीजनल कमेटी का माओवादी था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके बारे में जो डिटेल्स मुझे मिले हैं, उस डिटेल्स को मैं आपको बताता हूं, फिर आप अंदाज़ लगाइएगा कि क्या वाकई में संगठन के लिए बड़ा नुकसान हुआ है, क्या माओवादियों के लिए चिंता का विषय है इसका समर्पण करना, और क्यों पुलिस को लगता है कि आज उसे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और आपके लिए क्यों सोचने का विषय है कि क्या वाकई में संगठन कमज़ोर पड़ रहा है या पुलिस के दावे खोखले हैं या माओवादियों के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ये आपके सोचने के लिए मैं आखिरी में छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जिस माओवादी ने समर्पण किया है बीजापुर में, वहाँ बीजापुर के एसपी के समक्ष में, इसका नाम लालू मोडियाम है और इसका एक नाम और समीर रखा गया था। संगठन में एक और नाम अभिषेक रखा गया था। 27 वर्ष इसकी आयु है और 10 लाख रुपए इस पर इनाम घोषित किया गया था। ये जानकारी, जो भी जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सारी जानकारियाँ पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस ने बताया कि 2009 में गंगालूर एरिया कमेटी में पीएलजीए के सदस्य के तौर पर इसने संगठन ज्वाइन किया था। पीएलजीए पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो कि नक्सल संगठन के लड़ाकू विंग्स के तौर पर भी जाना जाता है। और 2009 में जब इसने बीजापुर क्षेत्र से माओवाद संगठन को ज्वाइन किया, तो कैसे ये धीरे धीरे इसके काम करने के बाद इसका पद बढ़ता गया और कैसे ये धीरे से बिहार और फिर झारखंड की ओर चला गया और झारखंड में एक बड़ा चेहरा बन गया कि इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो इसकी जानकारी जिस तरह से जो मिली, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इसकी एक पत्नी जिसने समर्पण किया है, बताया जा रहा है कि वो गर्भवती है। क्यों किया समर्पण, इस पर जो जानकारी पुलिस ने दी है उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले आप इसके जो किस तरह से इसने संगठन ज्वाइन किया और कैसे कैसे बिहार झारखंड पहुंच गया, उसकी जो जानकारी है वो समझ लीजिए कि 2009 में इसने गंगालूर एरिया कमेटी में पीएलजीए सदस्य के तौर पर ये भर्ती हुआ और पीएलजीए सदस्य के तौर पर ये संगठन में संतरी ड्यूटी और संदेश लाने का काम किया करता था और साथ ही साथ पुलिस की मुखबिरी का काम किया करता था कि जैसे फोर्स आ रही है या कुछ लोग आ रहे हैं जो संदिग्ध हैं, तो उनकी मुखबिरी करना, संतरी की ड्यूटी करना, बड़े जब लीडर रहते हैं, इस तरह का काम किया करता था। मार्च 2010 में पार्टी सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। तब इसे पहली बार 303 राइफल हथियार दिया गया और 2010 से 2014 तक ये प्रेस टीम के साथ काम करता था। माओवादियों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी सरकार की तरह सारे अलग अलग विंग्स होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं। उसी के तहत प्रेस टीम होती है जो प्रेस नोट जारी किए जाते हैं और प्रेस नोट में जिन बातों का जिक्र किया जाता है या उसको जिस तरह से प्रेस नोट में किन किन चीज़ों को समावेशित करना है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी एक अहम होती है। उसके लिए एक टीम बनाई जाती है, उस टीम का एक प्रमुख हिस्सा था ये। 2014 में सीसीएम सुधाकर जो हैं, सुधाकर एक बड़े माओवादी लीडर रहे हैं, उनके गार्ड टीम में इसे एसीएम पद पर पदोन्नत किया गया। एसीएम मतलब एरिया कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर के तौर पर पदोन्नत किया गया और जहाँ इसे 303 राइफल लेकर इसे एसएलआर राइफल दिया गया। आपको बताऊं कि माओवादी संगठन में किसी भी लीडर की पोजीशन को आप उसके हथियार से भी समझ सकते हैं कि उसके पास कौन सा हथियार है। AK-47 होगा तो बड़ा लीडर है, SLR है तो उससे थोड़ा छोटा है या इंसास से तो छोटा है, अब भरमार है या 303 है तो और छोटा है। तो हालांकि भरमार का इस्तेमाल संगम वंगम करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, और जो मुठभेड़ों में कई बार पुलिस के द्वारा दावा किया जाता है कि भरमार बरामद हुआ, तो इस पर मुझे कई बार संदेह भी होता है। तो लेकिन हथियार में इसे 303 लेकर 2014 में SLR राइफल दिया गया। 2015 में पहली बार इसे 2014 में जब इसे सुधाकर के गार्ड की टीम में जब इसे रखा गया तो उस दौरान नेशनल पार्क एरिया कमेटी में इसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया
क्योंकि जिस तरह से मुझे उम्मीद है कि पोडियम संगठन में रहकर काम कर रहा था, तो संगठन के जो बड़े लीडर हैं उन्हें इसके ऊपर काफ़ी भरोसा और उम्मीद जगी। और यही वजह है कि 2015 में झारखंड राज्य एवं बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने की जिम्मेदारी दी गई, जहां सीसीएम सुधाकर के गार्ड टीम के साथ रह के एसीएम पद के साथ साथ सब जोनल कमेटी का सदस्य बनाकर एक नई जिम्मेदारी भी पोडियम को दी गई। इस दौरान सुधाकर और माधवी की टीम के साथ ये बिहार रीजनल कमेटी के क्षेत्र में काम किया। बिहार के इलाके में भी जो नक्सल संगठन है उसमें भी इसने काम किया और 2018 में जेआरसी सदस्य मतलब झारखंड रीजनल कमेटी के सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। देखिए किस तरह से माओवादियों के संगठन में भी काम करते करते किस तरह से वो अपने माओवादी सदस्यों को पदोन्नत करते हैं। अब पदोन्नत करते हैं तो उन्हें अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है, जिसमें गंगालूर क्षेत्र का एक छोटा सा लड़का कैसे धीरे धीरे पीएलजीए के पत्रवाहक से लेकर धीरे धीरे बिहार और झारखंड एरिया कमेटी तक पहुंच गया। 2018 में झारखंड एरिया कमेटी का सदस्य बना, जहां पीबीएम मतलब पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा एक बड़ा नाम है माओवादी संगठन में, और जो कि पोलित ब्यूरो रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी रहे, उनके साथ काम किया। 2018 से 4 मार्च 2022 तक इसने जेआरसी सदस्य मतलब झारखंड रीजनल कमेटी के सदस्य के तौर पर संगठन में काम किया। तो इस तरह से इसने 2022 तक झारखंड रीजनल कमेटी के लिए काम किया और वहाँ काम करने के बाद अब इसने समर्पण कर दिया है। घटनाएं कौन कौन सी थी जिसमें इसकी उपस्थिति रही है, तो बताया जाता है कि 2010 में इसने रेड्डी के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें शामिल था। 2013 में डीआरजी के जवानों में हिरोली के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई उसमें शामिल था। 2015 में बीआरसी क्षेत्र के अंतर्गत, बीआरसी मतलब बिहार रीजनल कमेटी के अंदर, बिहार में भी इसने 2015 में गढ़वा जिला के और झारखंड व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में शामिल था। 2017 में बिहार में लातेहार झारखंड के हेनार गांव जंगल में जो अटैक हुआ था माओवादी और मुठभेड़ पुलिस के बीच में, उसमें भी ये शामिल रह चुका है। बताया जा रहा है कि 2017 में झारखंड के अलग अलग इलाकों में जो मुठभेड़ हुई उन तमाम मुठभेड़ों में इसकी उपस्थिति मुख्य तौर पर रही। और 2022 के बाद अब जब इसने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है, तो समर्पण करने के बाद पुलिस ने जो जानकारी दी, हालांकि आने वाले समय में हम इस समर्पित माओवादी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार और झारखंड में माओवाद की क्या स्थिति है और वहाँ किस तरह से काम किया जाता है। क्या बस्तर और दंडकारण्य में जिस तरह से संगठन काम कर रहा है, क्या उसी तरह से झारखंड में भी काम चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड में अब माओवादियों के बीच गैंगवार है और वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ऐसा सुनाई में आती रहती हैं अलग अलग तरह से बात। लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने जानकारी दी है तो इस एक कि माओवादियों की खोखली विचारधारा और जीवन शैली में भेदभावपूर्ण व्यवहार, पोडियम का कहना है, लालू पोडियम का, कि चूँकि वो बस्तर के बहुत छोटे से गांव से आया हुआ था और झारखंड में एक बड़े पद पर पहुंच चुका था, तो संगठन के जो स्थानीय माओवादी थे जो झारखंड के और बिहार के, वो इनसे सौतेला व्यवहार किया करते थे और साथ ही साथ इसके आगे बढ़ने से उन्हें तकलीफ़ थी। जिस तरह से इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था और झारखंड में ही इनकी जो एक साथी थी अनुप्रिया, जिससे इसका प्रेम था और उससे इसने शादी भी कर ली और इसकी पत्नी गर्भवती भी है। इसको लेकर भी संगठन में काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न थी और बताया जा रहा है कि जलन व नाराज़गी के चलते तब इसने फैसला किया कि अब संगठन से नाता तोड़ लेने का वक्त हो चुका। और यही वजह है कि लालू पोडियम ने आज बीजापुर में इसलिए इसने समर्पण किया क्योंकि ये सवाल मेरे मन में था कि जब ये झारखंड एरिया कमेटी का माओवादी है और 10 लाख इसके ऊपर इनाम है, तो ये छत्तीसगढ़ में बीजापुर में क्यों समर्पण कर रहा है। चूँकि इसका घर बीजापुर में है और इसी वजह से इसने समर्पण किया। इसकी पत्नी भी इसके साथ में है। अमूमन देखा जाता है कि बड़े स्तर के जो माओवादी होते हैं वो अधिकतर तेलंगाना के हैदराबाद में या बड़े अधिकारियों के समक्ष जाकर समर्पण करते हैं। इसके पीछे भी उनकी अलग राय है कि क्यों वो छत्तीसगढ़ में पूरे समय अपना व्यतीत करने के बाद जब उन्हें समर्पण करना होता है तो तेलंगाना का रुख क्यों कर लेते हैं। उसके पीछे समर्पण नीति के लाभ के अलावा और भी कई उनके व्यक्तिगत फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लालू पोडियम ने बीजापुर में समर्पण किया है और झारखंड एरिया कमेटी से ताल्लुकात थे, तो ऐसे में अब बस्तर पुलिस को इससे कितनी सफलता हासिल होगी, इससे मिली जानकारियों से ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
झारखंड एरिया कमेटी से अगर इसने समर्पण किया है तो वहाँ के लिए कई तकनीकी जानकारियाँ ये पुलिस के लिए ज़रूर उपलब्ध करवा सकता है। और जिस तरह से इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, तो निश्चित ही तौर पर संगठन की कई बारीक जानकारियाँ इसके पास निश्चित ही तौर पर होंगी, जो इसने अब पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए होंगे। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आपको अपनी काबिलियत और अपना भरोसा कायम करने के लिए कई सूक्ष्म जानकारियां संगठन की पुलिस तक पहुंचानी होती है। तब पुलिस आपके ऊपर भरोसा करती है कि हाँ, आप मानसिक तौर से भी संगठन से नाता तोड़कर पुलिस के समक्ष आपने समर्पण किया है और अब आप मुख्य धारा में जीना चाहते हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्त में कि पुलिस को इस समर्पण से कितना लाभ मिलता है, क्योंकि इसके पहले भी कई दफ़े पुलिस के अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया है कि जब कोई बड़ा माओवादी लीडर समर्पण करता है तो उससे मिली सूक्ष्म जानकारियों से नक्सल संगठन के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन में कई चीज़ें मददगार साबित होती हैं। वहीं दूसरा सवाल ये कि जब माओवादियों ने अपने आप को और अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शहीदी सप्ताह किया और जिसमें जिस तरह से बड़ी संख्या में करोड़ रुपए तक के इनामी नक्सली उपस्थित थे, इस दरमियान अब जब उनके संगठन से इतने महत्वपूर्ण पद पर काबिज कोई व्यक्ति समर्पण कर दे तो कितनी खुफिया जानकारी लीक हो जाती है और इससे संगठन को कितना नुकसान होगा, जिसे लेकर मुझे लगता है कि माओवादी संगठन में यह एक चिंता का विषय होगा। आपके लिए एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि ऐसे लगातार हो रहे समर्पण के बाद माओवादी संगठन निश्चित ही तौर पर कमज़ोर पड़ा है? क्या आपको लगता है कि बीते लंबे समय से कोई बड़ी वारदात नहीं कर पाए माओवादी वाकई में बस्तर में कमज़ोर पड़ चुके हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस के जो दावे हैं और जो सरकार के दावे हैं वो सच साबित हो रहे हैं? क्या वाकई माओवादी बस्तर में बैकफुट पर हैं? सवाल अगर आप एनालिसिस कर पाते हैं या आपको जो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। और फिलहाल इजाज़त दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।